हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट इग्नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। हाँ, और आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, वो सच में बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल यार। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े कर सुधार मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का पूरा विजुअल ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। और एक मेंटर के तौर पर मैं ये पक्का कहूंगी कि जीएसटी को समझना सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम्स के लिए भी बहुत क्रूशल है। राइट। ये बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका एकमात्र लक्ष्य जो है ना, वो है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मतलब एक राष्ट्र एक कर। और इसी अप्रोच ने भारत के जो अलग अलग बिखरे हुए बाजार थे ना, उनको एक यूनिफाइड मार्केट में बदल दिया है। बिल्कुल सही कहा। इससे व्यापार करना काफी आसान हो गया है। क्या बात है। पर ये सब कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है इसके इतिहास को लेकर। तो ये शुरू कैसे हुआ? अगर हम ऐतिहासिक टाइमलाइन की बात करें ना, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया में सबसे पहले 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। 1954? ओह वाओ! मतलब हमसे कितने दशक पहले। हाँ, और भारत में इसका जो सफर है वो साल 2000 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी का गठन किया था। अच्छा, तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत में जीएसटी का जनक माना जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। फिर 2003 में केलकर समिति ने इसकी आधिकारिक सिफारिश की और 2006 में पी चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में पहली बार इसकी घोषणा कर दी थी। ओके, तो 2006 में घोषणा हो गई थी। हाँ फिर तो इसे लागू होने में बहुत लंबा टाइम लग गया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अंततः 101वें संविधान संशोधन के पास होने के बाद ही 1 जुलाई 2017 को संसद के मिडनाइट सेशन में इसे पूरे भारत में लागू किया जा सका। मिडनाइट सेशन, राइट। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मतलब आखिर पुरानी व्यवस्था में ऐसी क्या खराबी थी कि हमें इतने दशकों तक मेहनत करके ये नया सिस्टम लाना पड़ा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पुरानी कर प्रणाली में जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लगना। एग्जैक्टली। प्री जीएसटी दौर में वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था जिससे कोई भी सामान जब फाइनली ग्राहक तक पहुंचता था ना, तो वो बहुत महंगा हो जाता था। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। मान लीजिए डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बिस्किट की फैक्ट्री है या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हाँ, ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट रहेगा समझने के लिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि यार जीएसटी में भी तो हर कदम पे टैक्स लग रहा है, तो ये महंगा ही होगा ना। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें जीएसटी सिस्टम के असली इंजन को समझना होगा। असली इंजन मतलब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रही हैं। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। ये एक रिले रेस की तरह काम करता है। जब कोई मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता कच्चा माल खरीदता है तो वो उस पर कुछ टैक्स देता है, राइट, जिसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। हाँ, फिर जब वो उस कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाकर उसे होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर रिटेलर को, और अंत में कंज्यूमर तक जब बात पहुंचती है ना, तो ये आईटीसी एक चेन की तरह काम करता है। मतलब कच्चा माल खरीदते समय जो टैक्स दिया था उसे फाइनल प्रोडक्ट बेचते समय एडजस्ट कर लिया जाता है। एकदम सटीक। यानी व्यापारी को सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पर, या कह ले अपने मुनाफे पर ही टैक्स देना पड़ता है। ओह वाह! मतलब अगर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए के माल पर 10 रुपए टैक्स दिया और फिर 150 में बेचा, जिस पर 15 रुपए टैक्स बनता है, तो वो सरकार को 15 नहीं देगा, वो 10 रुपए का क्रेडिट ले लेगा और अपनी जेब से सिर्फ 5 रुपए भरेगा। क्या बात है। तो इससे जो डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह रुक जाती है। होती है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टैक्स कैसे काम करता है। लेकिन अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। हाँ, बताइए क्या सवाल है। अगर पूरे देश में एक ही टैक्स है, तो फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस पैसे का बंटवारा कैसे होता है? मतलब दोनों को पैसे तो चाहिए ना अपना काम चलाने के लिए। इसके लिए भारत ने डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बता दूं कि भारत का ये मॉडल कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से? ओके। तो इस डुअल मॉडल में होता क्या है बेसिकली? इसमें केंद्र और राज्य दोनों एक ही ट्रांजैक्शन पर एक साथ टैक्स लगाते हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में एकीकृत बाजार बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना और टैक्स चोरी रोकना शामिल है। तो अगर हम टैक्स के अलग अलग प्रकारों को डिकोड करें तो सबसे पहले आता है सीजीएसटी, राइट? जो केंद्र सरकार वसूलती है। हाँ,
इंट्रा स्टेट यानी जब राज्य के अंदर ही व्यापार होता है उस पर, और उसी के साथ लगता है SGST, जिसे राज्य सरकार वसूलती है। मतलब अगर एक ही राज्य के अंदर खरीद बिक्री हो रही है तो CGST और SGST आधा आधा लग जाता है। बिल्कुल। और अगर व्यापार 2 राज्यों के बीच हो रहा है यानी इंटरस्टेट, तो वहां IGST लगता है, जिसे पूरा का पूरा केंद्र वसूलता है। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है? वहां SGST की जगह बस UTGST लागू हो जाता है। बहुत सिंपल है। और हाँ, एक 5वीं चीज भी है, सेस। ये लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर अलग से लगाया जाता है। सेस वो क्यों लगाया जाता है? ताकि पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में आने पर राज्यों को जो राजस्व का नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई की जा सके। राइट। और यहाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देना चाहूंगी। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्स वहां लगता है जहां सामान का उपभोग होता है, ना कि वहां जहां इसका उत्पादन होता है। एग्जैक्टली। कंजम्पशन स्टेट को टैक्स का फायदा मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नहीं। रुकिए, मतलब अगर गुजरात में कोई कार बनी और वो महाराष्ट्र में बिकी तो टैक्स का पैसा महाराष्ट्र सरकार को मिलेगा। बिल्कुल। यही वजह थी कि गुजरात या तमिलनाडु जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उन्हें मनाने में इतना समय लगा, और इसी नुकसान की भरपाई के लिए वो सेस वाला सिस्टम लाया गया था। अब समझ में आया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने विशाल कर ढांचे को कानूनी मान्यता कैसे मिलती है, मतलब इसके नियम कौन बनाता है? इसके लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जोड़े गए, जो इस पूरी व्यवस्था के पिलर हैं। आर्टिकल्स, ओके। तो सबसे पहला कौन सा है? पहला है अनुच्छेद 246A, जो केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ GST लगाने का कानूनी अधिकार देता है। राइट। और दूसरा है अनुच्छेद 269A, जो इंटरस्टेट ट्रेड यानी अंतर्राज्य व्यापार पर IGST लगाने का प्रावधान करता है। और तीसरा तो पक्का अनुच्छेद 279A होगा। बिल्कुल सही, जो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए GST काउंसिल के गठन का अधिकार देता है। GST काउंसिल मतलब अगर मैं कहूं तो ये इस पूरे सिस्टम का एक कंट्रोल रूम है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कंट्रोल रूम। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। लेकिन इस कंट्रोल रूम का जो वोटिंग गणित है ना, वो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सोच समझकर किया गया है। एग्जैक्टली। केंद्र के पास 1/3 वोट है और राज्यों के पास 2/3 वोट है, और किसी भी फैसले को पास करने के लिए 75% बहुमत अनिवार्य है। और यही वो चीज है जो सिस्टम को बैलेंस करती है। हाँ, मैं इसी बात पर जोर देना चाहता था कि इस 75% के नियम के कारण कोई भी सरकार, ना तो केंद्र और ना ही कोई अकेला राज्य मनमानी कर सकती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही। सही कहा। अब लेक्चर के अंतिम चरण में हम GST की 5 स्तरीय वास्तुकला यानी टैक्स स्लैब्स पर बात करते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ एक रेट पर तो है नहीं। सब पर 15% का फ्लैट रेट क्यों नहीं लगा दिया गया? क्योंकि भारत की सामाजिक और आर्थिक हकीकत अलग है। वस्तुओं को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्लैब में रखा गया है। जैसे 0%, जिसे एग्जेम्प्ट कहते हैं, उसमें रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं, लाइक खाद्य अनाज, दूध, किताबें, राइट? हाँ। फिर 5% का स्लैब आता है, जिसमें थोड़ी सस्ती चीजें हैं, जैसे पैक्ड फूड और रेलवे टिकट। और 12% वाला स्लैब मिड रेंज आइटम्स के लिए है ना, जैसे मोबाइल और प्रोसेस्ड फूड। बिल्कुल। फिर आता है 18%, जो सबसे बड़ा स्लैब है। इसमें ज्यादातर सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। और सबसे ऊपर 28% का स्लैब, जो कि लग्जरी और सिन गुड्स के लिए है, लाइक कार, AC, सिगरेट। एग्जैक्टली। लेकिन यह एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है जिस पर कई लोगों का ध्यान नहीं जाता। कागजों पर तो 28% मैक्सिमम है, लेकिन एक 40% का स्लैब भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो जो सुपर लग्जरी या डीमेरिट गुड्स होते हैं ना, जैसे बड़ी SUV कार, तंबाकू या पान मसाला, उन पर 28% GST के साथ 12% तक का सेस लग जाता है। राइट। बिल्कुल। तो वो इफेक्टिवली 40% हो जाता है।
अब इस पूरे भारी भरकम सिस्टम को चलाने वाली जो इंटरनल मशीनरी है उस पर बात करते हैं। मशीनरी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। पुराने समय में जो ट्रकों की लंबी लाइनें लगती थी बॉर्डर्स पर, वो अब नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि 50,000 रुपए से अधिक का माल ले जाने के लिए अब ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सारा डेटा GSTN जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाता है। हाँ, GSTN पोर्टल ही इस पूरे सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक सब ऑनलाइन है। क्या बात है। और अगर हम लेक्चर को भविष्य से जोड़ें तो विजन 2025 के डिजिटल अपग्रेड्स काफी दिलचस्प हैं। विजन 2025 के तहत ना सरकार अब टैक्स चोरी रोकने के लिए AI मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स का बहुत आक्रामक उपयोग कर रही है। ओहो, AI मॉनिटरिंग मतलब अब फेक इनवॉइस बनाकर कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ई-इनवॉइसिंग का विस्तार किया जा रहा है ताकि हर B2B ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सके। हालांकि छोटे व्यापारियों यानी MSME को राहत देने के लिए कंपोजिशन स्कीम भी लाई गई है। कॉम्पोजिशन स्कीम ये क्या है? इसमें छोटे व्यापारियों को हर महीने जटिल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। वो अपने टर्नओवर का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत फ्लैट टैक्स के रूप में देकर इन कंप्लायंस से बच सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया कदम है। हाँ, लेकिन जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा और विचारणीय निष्कर्ष छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए क्या थॉट है? देखिए, GST केवल एक कर सुधार नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय एकीकरण है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे सरकार AI और डिजिटल टूल्स का दायरा बढ़ा रही है, क्या भविष्य में अनुपालन पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगा? मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तकनीकी रूप से पिछड़े छोटे व्यापारी इस सुपर डिजिटल यूनिफाइड मार्केट के साथ कदम ताल मिला पाएंगे? ये सच में आगे होने वाले बदलावों को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। ये सोचने पे मजबूर करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।